आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमुद पर। कैसे हो दोस्तों आप? बहुत इंतजार कर रहे होगे आप एमपीएसबी ग्रुप 5 रिजल्ट का कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जो है 15 से 20 अप्रैल के आसपास या उसके बाद आना बिल्कुल संभव है, क्योंकि सारी चीजें हो गई हैं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स या फोन कॉल के माध्यम से बोल रहे थे कि सर एक काम करो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक वीडियो बनाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक वीडियो बनाइए कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आवश्यक हैं। तो मैं आपको वही वीडियो लाने जा रहा हूं जिसकी आपको बहुत ज्यादा मांग थी। तो ईएसआईसी, एमपीएसबी ग्रुप 5 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भी अभी अप्रैल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चॉइस फिलिंग के बाद होने वाला है। तो कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, कौन कौन से आपके पास हैं, ये आप पूरा वीडियो देख के उस पर पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। और कौन कौन से प्रोविजनल चलेंगे, क्या एग्जाम डेट के पहले आपने कोई आवेदन किया था और एग्जाम जब फॉर्म फिल हो गए उसके बाद कोई आपका जो प्रमाण पत्र है वो आया है, या रजिस्ट्रेशन आया है, या डिप्लोमा आया है। तो उन सारी चीजों पे मैं आपको ये पूरा वीडियो करने जा रहा हूं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी लैपटेक कुमुद के नाम से है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें आप मेरे को फॉलो करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के काफी शहरों में घूमते रहते हैं, तो आपसे मुलाकात हो जाती है तो अच्छा लगता है हमें अपने परिवार से मिलना। तो चलिए बात करते हैं अपन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो पे। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ईएसआईसी, एमपीएसबी ग्रुप 5 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सीआरई के अंतर्गत देश भर में हुए एग्जाम में जो बच्चों के अंक आए हैं उसमें क्या क्या जरूरी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट क्यों चाहिए? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए। किसके लिए चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपकी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट किससे, कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए? आपकी बायोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है। बायोलॉजी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर किसी बच्चे ने मैथ ले रखी है और अगर एडिशनल में बायोलॉजी ले रखी है तो वो भी एलिजिबल है। क्लियर? ये चीज हो गई। तीसरी बात कर लेता हूं मैं, बीएमएलटी, डीएमएलटी, नर्सिंग और पैरामेडिकल कैडर में कोई भी कोर्स किया हो उसकी मार्कशीट। अब ये मार्कशीट दो तरह से हो सकती हैं। एमपी एमएसयू जो कराता है वो फाइनल ईयर की मार्कशीट प्रोवाइड कराता है। अब जैसे मैंने ही गांधी मेडिकल कॉलेज से जो कोर्स किया था, तो फर्स्ट ईयर में भी मेरे यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए थे, सेकंड ईयर के भी मेरे यूनिवर्सिटी का। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो अगर डीएमएलटी करोगे आप तो फर्स्ट आपका सेशनल होगा और जो सेकंड होगा वो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो हमारे पास 2 मार्कशीट है, तो हमें 2 मार्कशीट लगानी होगी। तो हमारे जैसे जितने बच्चे हैं वो अपनी दोनों मार्कशीट लगाएंगे काउंसलिंग में, ठीक है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है। ऐसे ही बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। अब डीएमएलटी, बीएमएलटी में एक हल्की सी क्वेरी ये है कि सर मेरे पास प्रोविजनल मार्कशीट आ गई थी, आवेदन करने के बाद आई है, डेट ऑफ सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म की थी उसके बाद आई, तो क्या चलेगा? तो नियम संगत तो नहीं है। नियम संगत नहीं है तो नहीं चलेगा आपका। मैं क्लियर बता देता हूं आपका, पर मैं बिल्कुल डिनाइल नहीं करता हूं कि आपका ना हो, भाई आपका बिल्कुल हो, मैं तो चाहूंगा। अगली बात यह है आपकी पैरामेडिकल और नर्सिंग का क्या चाहिए? पैरामेडिकल कैडर और नर्सिंग कैडर का रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो भी जीवित चाहिए। कैसा चाहिए? जीवित पंजीयन चाहिए। ये 5-5 साल में रिन्यू होता है। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन अप्लाई करते समय, या फिर हमारे एमपी के बाहर के बच्चे हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं और यूपी के हैं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई पहले कर दिया था और अब वो बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में या नर्सिंग काउंसिल में। तो क्या मेरा हो जाएगा सिलेक्शन? तो नियम से तो नहीं होगा। उन्होंने पूरी अच्छे से जो उन्होंने पहले टिप लिख दी है उसको हाईलाइट कर दिया है कि आप डेट स्टार्टिंग होने से एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्लोज होने तक के बीच में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। फिर भी क्या करते हैं वो काउंसलिंग जो करेंगे वो जाने और आप जानो। पर ऐसे बच्चे जिनके पास आवेदन पहले अप्लाई कर चुके थे मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में या नर्सिंग काउंसिल में, वो अपनी रिसीप्ट जरूर रखें। जिस भी एमपी ऑनलाइन से आपने कराया हो वो रिसीप्ट जरूर रखें। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या जब भी काउंसलिंग होगी तो उसको आप जरूर अपने पास रखें प्रूफ के लिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी है पैरामेडिकल और नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन। और हाँ, जैसे बहुत पुराने बच्चे हैं या हमारे संविदा कर्मी हैं, संविदा साथी हैं, उनका क्या है कि पिछला उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा हर 5 साल में ये रिन्यू कराना होता है। तो अगर आपका एक्सपायर्ड होने वाला हो, इस महीने होने वाला हो, अप्रैल में होने वाला हो, तो आप उसके लिए जरूर आवेदन कर लें और जो आपको उसमें रिसीप्ट मिलेगी वो जरूर आप रखें। क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये चीजें कंसीडर नहीं होती हैं। अगर अच्छे बाबू मिल गए तो कंसीडर कर लेते हैं और अगर थोड़े से टेढ़े मिले तो वो दिक्कत देते हैं। ठीक है।
तो ये आपका मैंने पूरी क्वेरी जो पैरामेडिकल नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन की थी, जीवित पंजीयन की थी, वो मैंने आपको बता दिया। फिर बात आई थी डिग्री और डिप्लोमा की। तो ये डिग्री और डिप्लोमा क्या है, जब आप पूरा कोर्स कर लेते हैं 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी होती है वो एक डिग्री प्रोवाइड करती है। अगर डिग्री कोर्स है और अगर डिप्लोमा कोर्स है तो डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। तो ज्यादातर जो है 99% तो कोई नहीं मांगता डिग्री डिप्लोमा आपसे। फिर भी कई कई मेडिकल कॉलेज बोलते हैं कि भाई आप डिप्लोमा लाइए, आप डिग्री लाइए। तो जिन बच्चों को पता नहीं था उनने अभी अप्लाई कर दिया है, उसकी भी जो आपको रिसीप्ट रखी है या प्रोविजनल आपके पास डिप्लोमा या डिग्री आ गया है, उसको आप संभाल के रखें। और अगर आपका जो रेगुलर या परमानेंट है वो आ गया है तो अच्छी बात ही है। ठीक है, तो इसमें भी आपको डाउट करने की बात नहीं है। ठीक है, वो एक क्वेरी में बताऊंगा कि अगर फादर का नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसके बारे में अभी जिक्र करूंगा। मैं पहले आपको पूरा एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझा देता हूं। अब आती है बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो मैं जो इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करने जा रहा हूं, ये ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो पर्टिकुलर किसी मेडिकल कॉलेज में मांगा गया है। सपोज सतना, जीएमसी सतना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना में मांगा गया है टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 1 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हमेशा याद रखो, चाहे आप प्राइवेट से बनवाओ और चाहे आप गवर्नमेंट में समुदाय एम्प्लॉय हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है, वहां से बनवाओ। आप जब भी बनवाओ डिस्पैच नंबर जरूर डलवाओ। ठीक है, डिस्पैच नंबर क्या होता है, आपके यहाँ एक जावक रजिस्टर होता है। ठीक है, चाहे समुदाय एम्प्लॉय हो या प्राइवेट वाले हो, जो भी अगर उसको कोई खरीदारी करना, कुछ परचेज करना है या कोई लेटर किसी भी अनदर डिपार्टमेंट भेजना है या डीन के पास भेजना है, तो एक जावक रजिस्टर होता है। तो उस डिस्पैच में आपका जावक नंबर चढ़ा होना चाहिए, सन होना चाहिए, कौन से नंबर का लेटर है वो बहुत जरूरी है, और सील साइन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सील साइन होना चाहिए। तो ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों ना प्राइवेट वहां का हो, किसी भी लेबोरेटरी का, पर वो मान्य होगा। तो ये क्वेरी हो गई आपकी। अब 7वां है एमपीएसबी रिजल्ट मार्कशीट। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो एक आपको सीट मिलेगी, स्कोर कार्ड मिलेगा, वो जरूर आप संभाल के रखना। ठीक है, आवेदन पत्र की प्रति, जब भी आपने आवेदन किया था तो उस आवेदन का, एप्लीकेशन का एक आपको प्रति होगी। ठीक है, रिसिप्ट मिली होगी, आपने कहां पहले सीक्वेंस ऑर्डर में कहां क्या डाला है, और सेकंड में आपने सतना डाला, थर्ड में शिवनी डाला, शहडोल डाला, जो भी डाला आपने वो जरूर आप संभाल के रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आवेदन डाल के इधर उधर ब्रीफ केस में रख देते हैं, अलमारी में फेंक देते हैं कि चलो देखा जाएगा, फिर बाद में ढूंढते फिरते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई आप अभी से अपने जो है ये डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें। क्यों, क्योंकि जो क्या होता है, जो रिटर्न में होता है वही माना जाता है। आप वर्बली कुछ भी बोल दो वहां पे कि नहीं सर था, मैं ले आऊंगा 15 दिन, ये वो सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, प्रूफ मांगता है सरकार, प्रूफ मांगती है। तो आवेदन पत्र की प्रति, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन हर 3 साल में होता है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, इसमें आपको बताना होता है 10th 12th डीएमएलटी बीएमएलटी है और वो हायर एजुकेशन क्या की है, वो सारा उसमें जिक्र होता है। ठीक है, 2, हाँ इससे एक चीज और आई मुझे रोजगार पंजीयन से याद, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, काउंसलिंग में, चाहे वो एमपी डीएचएस की हो या किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की हो, आप ये गलती कतई ना करें कि आप अगर आपने एक ही सत्र में डीएमएलटी कर लिया और आपको लगा कि यार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में तो बीएमएलटी को प्रेफरेंस देते हैं, ईएसआईसी में तो प्रेफरेंस देते हैं, आरआरबी में तो बीएमएलटी, तो चलो मैं बीएमएलटी भी कर लेता हूं उसी सत्र में, प्राइवेट कॉलेज से कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो ये गलती कभी ना करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ डीएमएलटी और बीएमएलटी की अगर एक ही सत्र में मार्कशीट आप लगाते हैं, और अगर आप ये ऐसा सोचते हैं कि हम बीएमएलटी की लगा देंगे तो हमारा जब भी 5 साल में 7 साल में प्रमोशन होगा, जैसे मैं टेक्निकल असिस्टेंट हूं, मान लो लैब टेक्नीशियंस के लिए प्रमोशन होगा तो मेरी बीएमएलटी देख के मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां पे आप नेग्लेक्ट कर दिए जाओगे। तो आप कभी बिल्कुल ऐसा ना करें, या तो डीएमएलटी लगाना है तो डीएमएलटी लगाएं, बीएमएलटी लगाना है तो बीएमएलटी लगाएं। साथ ही पैरामेडिकल कैडर के जितने भी पद थे उसके अकॉर्डिंग जो भी योग्यता थी उसके लिए भी यही चीज लागू होती है। ठीक है, तो रोजगार कार्यालय का बता दिया मैंने। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको, कास्ट सर्टिफिकेट आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एमपीएसबी ग्रुप 5 के लिए, और जो ईएसआईसी है, सीआरई है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए, उसके लिए आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और वो सेंट्रल का चाहिए तो साथ में आय प्रमाण पत्र और चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है। मैंने इसमें नहीं लिखा है एमपीएसबी ग्रुप 5 में, लेकिन चूंकि मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीआरई के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनाया है, तो वो क्या करें, अपना आय प्रमाण पत्र जरूर अपने बनवाएं।
अब बात कर लेते हैं हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, निवास प्रमाण पत्र कि आप कहाँ के निवासी हो। आप मान लो मध्य प्रदेश के निवासी हो तो आपका मध्य प्रदेश का जिस शहर का होगा डिजिटल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। हाँ, ऐसे बच्चे जो यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं और दिल्ली से हैं, उन्होंने बहुत सारा ग्रुप 5 का एग्जाम दिया है, बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं उनके पास मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो वो किस में जाएंगे, अनरिजर्व में जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात, अनरिजर्व मतलब ओपन है वो किसी भी उसके लिए, उसका कुछ परसेंट होगा उसमें जाएंगे, तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होती है। फिर अगली बात आती है आपकी ईडब्ल्यूएस की। किसकी आती है? ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें दो विसंगति हैं, आप ध्यान से सुनिए। दो विसंगति क्या हो सकती है कि जिस सत्र में आपने डाला उस सत्र का भी आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, किस सत्र का? जिस सत्र में आपने डाला। मान लो आपने 2024 2025 अभी मार्च में खत्म हो जाएगा। कितने मार्च को खत्म हो जाएगा आपका? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 31 के बाद ऐसे बच्चे 1 अप्रैल को आप इसको रिन्यू करवाने के लिए आवेदन कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि जब ये एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, जब विज्ञप्ति जारी हुई थी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की, तो मेरे पास तब जीवित था, अब नहीं है तो मैं वही लगा दूंगा, तो आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से फोन पे कॉल के माध्यम से जानकारी पता कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? ये हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, जो अंग्रेजी वाला होगा वो कहाँ चलेगा आपका? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चलेगा, ईएसआई में चलेगा, सीआरई में चलेगा, और जो आपका हिंदी वाला होगा वो यहाँ चलेगा। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। 1 अप्रैल से आप रिन्यू करवा लो जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं या जो एप्लीकेंट हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन मार्कशीट। हायर एजुकेशन मार्कशीट मतलब बीएससी एमएससी, लेकिन एक ही सत्र में ना हो। इसके अलावा कोई अगर स्किल कोर्स किया है, जैसे डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, टाइपिंग वाला कोई कोर्स किया है, तो वो भी आप मार्कशीट लगा सकते हो। ठीक है, ये इसलिए जरूरी होती हैं ये चीजें कि जैसे हर 5 साल में अगर कोई लैब अटेंडेंट ज्वाइन कर रहा है तो वो डीएमएलटी बीएमएलटी लगा रहा है, तो अगले आने वाले 5 साल में वो क्या है, उसकी पूरी जो गोपनीय चरित्रावली देख के उसको 5 साल बाद प्रमोशन दिया जा सकता है लैब असिस्टेंट के पद पे या टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद पे। फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद पे 5 साल सफलतापूर्वक अच्छे से व्यवहार कुशल तरीके से अगर उसने 5 साल की और अपनी सर्विस सेवा अच्छे से उसने गोपनीय चरित्रावली उसकी उत्कृष्ट श्रेणी की है, तो फिर उसको लैब टेक्नीशियन पे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जितनी भी वैकेंसी वैकेंट है उसको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो कभी भी आप हायर एजुकेशन के मार्कशीट जरूर लगाएं। फिर आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र या अनुप्रमाणन पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र तो मैं आपको बता देता हूं 3 या 6 महीने, आई थिंक 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। और ये चरित्र प्रमाण पत्र जो बनता है आपके संबंधित थाने से बनता है, जहां के आप रहने वाले हो उस थाने से बनता है। तो ये जब आपका रिजल्ट जारी हो तभी बनवाएं आप, अभी बिल्कुल भी ना बनवाएं। नहीं, रिजल्ट जारी भी नहीं, जब आपका काउंसलिंग के लिए डेट आ जाए तब आप बनवाएं चरित्र प्रमाण पत्र। और ये अनुप्रमाणन पत्र होता है 8-10 पेज का। अनुप्रमाणन पत्र क्या होता है कि वो भरवाया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, संस्था के द्वारा। वो संबंधित जहां जहां आपने भविष्य मतलब भूतकाल में, मतलब पहले आपने जहां जहां नौकरी की है वहां कोई आपने ब्लंडर तो नहीं किया है, कोई चोरी चकारी तो नहीं की है, कोई लफड़ा तो नहीं किया है, कुछ नहीं किया, वहां वहां वो आपका अनुप्रमाण पत्र जाता है। और जब आप पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड पाए जाते हैं तो हाँ भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी करो। कमतर होता है ऐसा, पर नियम यही है कि अनुप्रमाणन पत्र जहां जहां आपने नौकरी की है वहां वहां से जाएगा, वहां वहां से वो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरीफाई कर देगी, तो आपको जिंदगी भर 62 ईयर जब तक आप नौकरी कर रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपका 15 नंबर का, ये है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो किनके लिए जरूरी है? जो संविदा कर्मी है और शासकीय कर्मी है। शासकीय कर्मी कैसे? जो लैब अटेंडेंट है, टेक्नीशियन असिस्टेंट है, वो उच्च पद पे जाना चाह रहे हैं, लैब टेक्नीशियन पे जाना चाह रहे हैं, या पैरामेडिकल कैडर के किसी भी पद पे जाना चाह रहे हैं। मैं बार बार लैब टेक्नीशियन का इसलिए जिक्र कर देता हूं कि मैं भी लैब टेक्नीशियन ही हूं। तो जो भी संविदा कर्मी और शासकीय कर्मी है वो क्या करें, अपना जो है एनओसी जरूर, क्योंकि आपने जब भी आवेदन किया होगा उसकी एप्लीकेशन पहले दी होगी संस्था को कि मैं एमपीएचबी ग्रुप 5 का उच्च पद के लिए लैब टेक्नीशियन या समान पद के लिए डीएचएस के लिए लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भरने जा रही हूं या जा रहा हूं, मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। तो वो आप जो है एप्लीकेशन की आपको जो पावती मिली थी वो आप रखें। अगर जिन्होंने नहीं भी दिया था तो आगे चल के जो है एनओसी, जब भी ये काउंसलिंग का समय आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आए, आप एनओसी जरूर बनवा के जाएं।
संविदा कर्मी के लिए तो 100% चाहिए और शासकीय कर्मी के लिए भी 100% चाहिए। अब है संविदा अनुभव प्रमाण पत्र। जो हमारे संविदा कर्मी अग्रज हैं, बड़े हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 5 साल का आपका सर्विस काल है, सेवा काल है, उसका आप जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस क्या होता है, सक्षम अधिकारी, ऐसे ही आपका जो है संविदा अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी मतलब सीएमएचओ के द्वारा जारी होना चाहिए। उसमें डिस्पैच नंबर प्रॉपरली आप देखें, तभी आपको जो 50% रिजर्वेशन है आपकी सीट में वो कंसीडर किया जाएगा, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या काउंसलिंग के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एमपीएसबी ग्रुप भी जब भी आवेदन देता है या आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कहता है, तो वो आपको ये नहीं बोलता कि आप पहले ही सारी चीजें लगाओ। शायद इसको लगवाया है उन्होंने संविदा अनुभव प्रमाण पत्र, बाकी आपके पास 10th 12th है, डीएमएलटी बीएमएलटी कुछ भी नहीं है, आप हाँ लिख दोगे तो परीक्षा करा देगा, उसका तो काम है पैसा कमाना। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा याद रखें संविदा कर्मी हमारे। फिर अगला जो है हमारा है आधार कार्ड। तो ये तो सब आप जानते हो, आधार कार्ड आप रखेंगे अपना। आधार कार्ड में सारी चीजें देख लें कि जो मार्कशीट में आपके नाम है और जो आपका फादर का नाम है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये सारी चीजें पहले ही से आप इंश्योर कर लें। अगला जो है आपका विवाह प्रमाण पत्र, इसमें लिख देता हूं अगर हो तो, वैसे तो नहीं मांगते हैं, अगर कोई मांगता है तो आप एफिडेविट कर सकते हैं, और अगर किसी के पास है तो विवाह प्रमाण पत्र लगाएं आप। ठीक है, और फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज 2 आपको फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज। इन सब चीजों के आपको कम से कम 2 प्रति बना के रखनी है। कितनी प्रति बना के रखनी है? 2 प्रति बना के रखनी है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था। नाम की जो क्वेरी है, अगर किसी के नाम में थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक है तो पहली चीज तो आपको काउंसलिंग के समय बताना नहीं है बिल्कुल भी। एक आपको अलग से एफिडेविट बना के रख के ले जाना है। ठीक है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर हल्की सी मिसप्रिंट है, कुछ है, तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट बना के ले जाना है। लेकिन जब वो पूछे, बाबू होशियारी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बड़ी मुश्किल से आपके नंबर आए हैं, जब भी वो पूछे तो ही आपको उनको दिखाना है, वरना बिल्कुल नहीं दिखाना है। लास्ट में इंस्ट्रक्शन यही है कि एक साथ मार्कशीट अगर कोई कोर्स किए हैं 2 तो बिल्कुल बंद दिखाएं आप। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। क्वेश्चंस कितने कैंसिल हुए हैं, कितने ऑप्शंस चेंज हुए हैं, मैं ये बहुत जल्द आपको बताने वाला हूं। मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा दोनों शिफ्टों में कि कितने क्या आपके कैसे क्या हो सकता है कि जिन्होंने क्वेश्चंस गलत हुए थे उस पर सही टिक किया था तो उनके नंबर बढ़ेंगे, कम होंगे, ये मैं नया वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।